हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस लेक्चर में हम मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय पुणेकर की बुक से डिस्कस कर रहे हैं। दोस्तों, पुणेकर की बुक है मध्य प्रदेश सामान्य परिचय, लेटेस्ट वाली 2022 की अपडेटेड। इसके साथ एक एटलस भी निःशुल्क आता है जिसको हमने सारा पढ़ा दिया और चैनल में प्लेलिस्ट बना दी है। यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। माय नेम इज विक्रम खंडेलकर। विषय सूची दी रखी है यहाँ पे। आज हम चैप्टर नंबर 13 डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 13 को डिस्कस करेंगे। मध्य प्रदेश में जलवायु के बारे में जानेंगे। मध्य प्रदेश में कैसी जलवायु पाई जाती है। जलवायु वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। हर एग्जाम में डेफिनेटली यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सिलेबस में भी लिख रखा रहता है। इसके पहले हमने ये सब लेक्चर यहाँ पे डाल चुके हैं, चैप्टर कंप्लीट करवा चुके हैं, हमने चैनल में प्लेलिस्ट भी बना के रख चुके हैं। आइए शुरू करेंगे ज्यादा बातें और ज्यादा देरी ना करते हुए। आज चैप्टर नंबर हम 13 पढ़ेंगे जिसका नाम है मध्य प्रदेश में जलवायु। तो क्लाइमेट को डिस्कस करेंगे। जलवायु को इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्तों? क्लाइमेट। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसकी डेफिनेशन और पहला फैक्ट देखते हैं। किसी भी क्षेत्र में लंबे समय तक पाए जाने वाली ताप, वर्षा, वायु, आर्द्रता आदि की मात्रा, अवस्था तथा गति का औसत रूप में पाए जाना वहां का जलवायु कहलाता है। गति का औसत रूप में पाए जाने वाला वहां का जलवायु कहा जाता है। तो जलवायु की डेफिनेशन क्या होती है दोस्तों? किसी क्षेत्र में लंबे समय तक जो मौसम की स्थिति होती है उसे जलवायु कहते हैं। किसी क्षेत्र में लंबे समय तक, ऐसा थोड़े समय का नहीं, लंबे समय का, किसी क्षेत्र में लंबे समय तक जो मौसम की स्थिति होती है उसे जलवायु कहते हैं। जलवायु किसी स्थान के वातावरण की दशा को व्यक्त करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। जलवायु शब्द से क्या है? किसी स्थान के वातावरण की दिशा या दशा को वातावरण की दशा को व्यक्त करने के लिए जलवायु शब्द का प्रयोग किया जाता है। जलवायु समझ में आ गया? जलवायु किसी क्षेत्र में लंबे समय तक जो मौसम की स्थिति होती है उसे जलवायु कहते हैं। लेकिन एक शब्द आया यहाँ पे मौसम। दोस्तों, यहाँ पे एक शब्द आया मौसम। तो मौसम के बारे में भी समझ लेते हैं और जलवायु के बारे में भी समझ लेते हैं। जलवायु क्या है? किसी समय में लंबे समय तक जो मौसम की स्थिति होती है। अब मौसम क्या होता है? मौसम किसी स्थान पर थोड़े समय, जैसे 1 दिन या 1 सप्ताह की वायुमंडलीय अवस्थाओं को वहां का मौसम कहते हैं। क्योंकि वायुमंडलीय अवस्थाएं बदलते रहती है दोस्तों, मौसम बदलते रहता है। आज दिन खुला है तो हो सकता है कल बरसात होगी और परसों के दिन हो सकता है कि बादल आएंगे, है ना। तो किसी मौसम से क्या समझ में आया? यहाँ पे अपन बोलते हैं ना आज का मौसम कैसा है, 1 नंबर है ना। तो किसी स्थान पर थोड़े समय में, जैसे 1 दिन या 1 सप्ताह की वायुमंडलीय दाब यानी वायुमंडलीय अवस्थाओं को वहां का मौसम कहा जाता है। वायुमंडलीय अवस्थाओं को वहां का मौसम कहा जाता है। तो देखो, हमने क्वेश्चन पढ़े वायुमंडलीय दाब कैसे नापा जाता है। वायुमंडलीय दाब जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो कैसे नापा जाता है? वो बैरोमीटर से नापा जाता है। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर नापा जाता है। तो ये तो आपको पता ही होगा। तो समझ में आ गया मौसम और जलवायु में क्या अंतर है। मौसम 1 दिन का हो सकता है या 1 सप्ताह का हो सकता है। वहां का वायुमंडलीय दाब, वहां की अवस्थाओं, वायुमंडलीय अवस्थाओं को वहां का मौसम कहते हैं। लेकिन जलवायु क्या है? किसी क्षेत्र में लंबे समय तक जो मौसम की स्थिति होती है, 10 साल हो गया, 100 साल हो गया, है ना, मौसम की स्थिति, उसको जलवायु कहते हैं, क्लाइमेट कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट फैक्ट। तो मध्य प्रदेश में मानसूनी जलवायु पाई जाती है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, मध्य प्रदेश में कैसी जलवायु पाई जाती है? तो मध्य प्रदेश में मानसूनी जलवायु पाई जाती है। मध्य प्रदेश जो है उष्ण कटिबंधीय वाले क्षेत्र में स्थित है, इसलिए मध्य प्रदेश में उष्ण, यानी उष्ण का मतलब होता है थोड़ी सी गर्मी, उष्ण कटिबंधीय जलवायु, मानसूनी जलवायु पाई जाती है। अगर ये ऑप्शन रहेगा तो इसको लगाना है ना। मध्य प्रदेश में उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है ना। तो ये समझ में आ गया। अगर कभी ये दोनों ऑप्शन भी ना रहा और याला ऑप्शन रहा शुष्क महाद्वीपी, तो इसको लगा सकते हैं आप। लेकिन यही वाला याद रखना है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी, ऑप्शन के हिसाब से डिपेंड रहेगा। तो ये समझ में आ गया। क्वेश्चन तो इतना ही बना है अभी तक के, मध्य प्रदेश में मानसूनी जलवायु पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को 4 भागों में बांट दिया गया है। 4 भागों को मध्य प्रदेश को पूरा बांट ही दिए हैं। बोले, एक उत्तर का मैदान है, दूसरा मालवा का पठार, तीसरा विंध्य का पहाड़ी क्षेत्र और चौथा नर्मदा घाटी, है ना। तो 4 भागों में बांट दिया है जलवायु के आधार पर। तो उत्तर का मैदान देखते हैं। तो जो उत्तर का मैदान है उसमें बुंदेलखंड हो गया, मध्य भारत का पठार, रीवा पन्ना का पठार शामिल है। तो उत्तर का मैदान ये जो उत्तर में है, तो बुंदेलखंड हो गया, मध्य भारत का पठार और रीवा पन्ना का पठार शामिल है। समुद्र से दूर होने की स्थिति के कारण, जो उत्तर का मैदान है समुद्र से दूर होने की स्थिति के कारण यहां पर गर्मी में अधिक गर्मी और ठंडी में अधिक ठंडी पड़ती है। क्वेश्चन आ सकता है उत्तर के मैदान में कैसा पड़ता है? तो गर्मी में अधिक गर्मी और ठंडी में अधिक ठंडी, याद रखना है। गर्मी में अधिक गर्मी और ठंडी में अधिक ठंडी पड़ती है। समुद्र से दूर होने के कारण उत्तर का मैदान से इतना ही क्वेश्चन पूछा गया है।
बात करेंगे मालवा का पठार। यहाँ की जलवायु सम जलवायु है दोस्तों। कभी आ सकता है क्वेश्चन, मालवा के पठार में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। समशीतोष्ण जलवायु मालवा के पठार में पाई जाती है। मालवा के पठार में समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। अगर याला ऑप्शन नहीं दिया समशीतोष्ण, तो अगर शुष्क महाद्वीपीय ऑप्शन देता है, शुष्क महाद्वीपीय ऑप्शन देता है तो इसको लगाना है, दोनों में से एक ऑप्शन मिलेगा, है ना। दोनों नहीं आएंगे और दोनों आएंगे तो ये लगाना है समशीतोष्ण। वैसे दोनों में से एक ही आते हैं अभी तक के जो पुराने पेपर का पैटर्न रहा है ना। तो देखिए, अर्थात यहाँ ना तो ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी और ना ही शीत ऋतु में अधिक सर्दी पड़ती है। जो मालवा का पठार है यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी भी नहीं पड़ती और शीत ऋतु में अधिक सर्दी भी नहीं पड़ती। अगला बात करेंगे विंध्य का पहाड़ी क्षेत्र। इसमें अधिक गर्मी नहीं पड़ती दोस्तों। जो विंध्य का पहाड़ी क्षेत्र है, विंध्याचल वाला विंध्य का पहाड़ी क्षेत्र, इसमें अधिक गर्मी नहीं पड़ती। ठंड में भी साधारण ठंडी पड़ती है ना। विंध्याचल पर्वत का जो क्षेत्र है वहाँ समशीतोष्ण जलवायु, वहाँ भी समशीतोष्ण यानी सम जलवायु पाई जाती है वाला क्षेत्र है। ये पचमढ़ी हो गया, अमरकंटक इसके अंतर्गत आते हैं। पचमढ़ी और अमरकंटक इसके अंतर्गत आते हैं, समझ में आ गया। चौथा देखते हैं नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी में जो है मानसूनी जलवायु पाई जाती है। कभी क्वेश्चन आया तो, है ना, मानसूनी जलवायु पाई जाती है। गर्मी में अधिक गर्मी तथा ठंडी में साधारण ठंड पड़ती है। यहाँ पे इसके निकट से कर्क रेखा गुजरती है। हमने कर्क रेखा पढ़े, मध्य प्रदेश के 14 जिले और भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नर्मदा के समानांतर गुजरती है, ये थोड़ा ऊपर से, है ना। तो समझ में आ गया कर्क रेखा। तो 4 प्रकार के जलवायु के आधार पर मध्य प्रदेश को 4 भागों में बांटा गया था। चारों भाग हमने पढ़ लिए, है ना। इससे क्वेश्चन बस इतने ही आ सकते हैं। उत्तर का मैदान ये पता रहना चाहिए। अधिक ठंडी अधिक गर्मी वाला ये क्वेश्चन एक बार पूछा था, उत्तर का मैदान वाला, उत्तर के मैदान में। अब देखते हैं, देखो नेक्स्ट पे, सूर्य की स्थिति में परिवर्तन होने से ताप और दाब में परिवर्तन होने से जलवायु में ही परिवर्तन आता है। तो जलवायु में परिवर्तन कैसे आता है? तो सूर्य की स्थिति में परिवर्तन होने से ताप और दाब दोनों में परिवर्तन आता है, उससे जलवायु में भी परिवर्तन आता है, ये बताया गया है। सूर्य का उत्तरी आयान 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है। तो देखो 21 मार्च को उत्तरी आयान होता है ना, उत्तर की ओर जाता है, और 23 सितंबर को भूमध्य रेखा, जो भूमध्य रेखा बीच वाली जो है पृथ्वी के, वहां पे लंबवत होता है। इस स्थिति में दिन रात बराबर होते हैं दोस्तों। इन स्थिति में दिन रात बराबर यानी बराबर होते हैं। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात बराबर होते हैं। ये तारीख याद रखना, कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात बराबर होते हैं। अगला है 21 जून। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है और 21 जून को ही उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है ना। पृथ्वी का सबसे बड़ा दिन या उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। इस समय उत्तरी गोलार्ध पर ताप बढ़ जाता है। इस समय उत्तरी गोलार्ध पर ताप जो है बढ़ा हुआ रहता है ना, क्योंकि कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत होता है। 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये तो आपको पता ही है, 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में मनाया जाता है। उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन भी होता है और कर्क रेखा पर सूर्य लंबवत होता है, याद रखना है। अगला फैक्ट है अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कई बार, है ना। डायरेक्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में मानसून जो है वो 15 जून तक आता है। मध्य प्रदेश में मानसून 15 जून तक आता है। मध्य प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून आता है दोस्तों। दक्षिण और पश्चिम, जो भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून आता है वही वाला आता है इधर से। ये हो गया पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो ये दक्षिण और पश्चिम इधर से आता है, इसलिए दक्षिण पश्चिम दक्षिण पश्चिम दक्षिण पश्चिम मानसून आता है, याद रखना है ना। अगला क्वेश्चन है, और यहां से एक और चीज याद रखना है, मध्य प्रदेश का सबसे गर्म महीना कभी पूछा कौन सा है? तो मई का। मध्य प्रदेश का सबसे गर्म महीना कौन सा है? मई का। मालवा का पठार का भी सबसे गर्म महीना कौन सा है? मई का, याद रखना है। अगला है मध्य प्रदेश का सबसे ठंडा महीना कौन सा होता है? तो दिसंबर जनवरी। मध्य प्रदेश का सबसे ठंडा महीना दिसंबर जनवरी, ये भी याद रखें। अगला फैक्ट देखते हैं अब, मध्य प्रदेश के मध्य जून से सितंबर तक वर्षा होती है। तो मध्य प्रदेश में जून से लेकर सितंबर तक 3 महीने वर्षा चलती है ना। मध्य प्रदेश में 15 जून तक मानसून आ जाता है। 1 जून को केरल में आता है। 1 जून को केरल में आता है। मध्य प्रदेश में 15 जून तक के मानसून पहुंचता है और सितंबर से लेके यानी जून से लेकर सितंबर तक वर्षा होती है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा पचमढ़ी में होती है, 199 सेंटीमीटर। क्वेश्चन आ सकता है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो पचमढ़ी में होती है। पचमढ़ी को मध्य प्रदेश का चेरापूंजी भी कहते हैं। मध्य प्रदेश को यानी पचमढ़ी को मध्य प्रदेश का चेरापूंजी भी कहते हैं। मध्य प्रदेश यानी पचमढ़ी को मध्य प्रदेश का चेरापूंजी भी कहते हैं।
है ना। अगर पचमढ़ी ऑप्शन नहीं देगा तो अलीराजपुर देगा। अलीराजपुर को भी मध्य प्रदेश का चेरापूंजी कहा जाता है, लेकिन जब क्वेश्चन पूछा गया है तो दोनों में से एक ही ऑप्शन रहता है ना। तो पचमढ़ी को मध्य प्रदेश का चेरापूंजी कहते हैं। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा पचमढ़ी में होती है 199 सेंटीमीटर, 199 सेंटीमीटर। अगला है मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है, तो मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा भिंड जिले की गोहद तहसील, भिंड जिले की गोहद तहसील, भिंड जिले की गोहद ऑप्शन दे सकता है। गोहद तहसील में होती है मात्र 55 सेंटीमीटर। अगर पठार का नाम दिया तो मध्य भारत का पठार याद रखना है। मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा भिंड जिले की गोहद तहसील या गोहद गांव में होती है 55 सेंटीमीटर। नाम याद रखना है, गांव का पूछा जाता है। मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा भिंड जिले की गोहद तहसील में होती है 55 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की औसत वर्षा यानी एवरेज वर्षा कितनी है, तो 112 सेंटीमीटर। अभी तक देखा गया, एवरेज निकाल के देखा गया है, तो मध्य प्रदेश की जो औसत वर्षा है 112 सेंटीमीटर है। मध्य प्रदेश की औसत वर्षा कितनी है, 112 सेंटीमीटर है, याद रखना है, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है 75 से कम वर्षा वाला क्षेत्र पश्चिमी क्षेत्र है। 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है, पश्चिमी मध्य प्रदेश वाला है। और 75 से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र पूर्वी क्षेत्र है। कभी क्वेश्चन पूछा कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होती है, तो क्या लगाना है आपको, क्या लगाना है, ये लगाना है दक्षिण पूर्वी वाले भाग में। देखो यहाँ पूरब लिखा है ना, तो दक्षिण पूर्वी वाले भाग जो है सतपुड़ा महकाल वाला, वहां पे होती है सर्वाधिक वर्षा मध्य प्रदेश में, है ना। तो ये अगर सतपुड़ा ऑप्शन देगा, सतपुड़ा महकाल, तो उसको टिक लगाना है। समझ में आ गया। सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, दक्षिण पूर्वी वाले भाग में। 75 से कम पश्चिम में, 75 से अधिक पूर्वी में। पूर्वी क्षेत्र में वर्षा का औसत 140 सेंटीमीटर से के लगभग है। मैंने बताया था ना अभी, पूर्वी क्षेत्र जो है, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र, यहाँ पे 140 सेंटीमीटर से अधिक है, जबकि मध्य प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में औसत वर्षा 75 सेंटीमीटर है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, 23 सितंबर को सूर्य दक्षिणायन होता है। 23 सितंबर को सूर्य दक्षिणायन होता है, अर्थात सूर्य दक्षिणी गोलार्ध की ओर बढ़ने लगता है और फलस्वरूप ताप बढ़ता है, तो उसके वजह से ताप बढ़ता है। तो 23 सितंबर है ना, 23 सितंबर को दक्षिणायन होता है सूर्य, और उस वजह से दक्षिण गोलार्ध में ताप बढ़ना शुरू होता है। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर होता है। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर होता है, और हम मध्य प्रदेश वाले कर्क रेखा में हैं, इसलिए हमारी इधर ठंडी होती है, क्योंकि मकर रेखा तरफ रहता है सूर्य, तो उधर ज़्यादा गर्मी, उधर सीधी किरण पड़ती है, और अपने इधर टेढ़ी किरण पड़ती है कर्क रेखा में, तो कर्क रेखा में ठंडी होती है ना। इससे दक्षिणी गोलार्ध पर ताप बहुत बढ़ जाता है। इससे दक्षिणी गोलार्ध पर ताप बहुत बढ़ जाता है और उत्तरी गोलार्ध का ताप कम हो जाता है। मैंने बताया ना, उत्तरी गोलार्ध का ताप कम हो जाता है, जिससे गर्मी और सर्दी की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे गर्मी और सर्दी की मात्रा बढ़ जाती है। एस्पेक्ट है मध्य प्रदेश में ऋतु संबंधित आंकड़े, ऋतु संबंधित मौसम संबंधित आंकड़े, ऋतु संबंधित आंकड़े एकत्रित करने वाली मौसम वेधशाला इंदौर में है। दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, मौसम वेधशाला कहां पर है, इंदौर में है ना। मध्य प्रदेश में ऋतु संबंधित आंकड़े बताने वाली एकमात्र मौसम संबंधित वेधशाला इंदौर में है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। मध्य प्रदेश के मध्य से गुजरती है, याद रखना है, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिले और मध्य प्रदेश के मध्य से गुजरती है, बीच से गुजरती है। मध्य प्रदेश में विंध्य क्षेत्र में अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों मानसूनों से वर्षा होती है। जो विंध्य क्षेत्र है दोस्तों मध्य प्रदेश का, यहाँ पर अरब सागर से भी और बंगाल की खाड़ी यानी दोनों तरफ के मानसून से वर्षा होती है, ये बताया गया है फैक्ट में, याद रखना है। अगला है सर्वाधिक तापमान गंज बसौदा में नापा गया था 48.7 डिग्री। क्या हुआ था बताता हूं मैं आपको। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक तापमान 1955 में विदिशा जिले के अंतर्गत गंज बसौदा में नापा गया था, 48.9 डिग्री दर्ज किया गया था। 48.9 डिग्री दर्ज किया गया था। तो गंज बसौदा काय से संबंधित है, कभी पूछा तापमान से, यहां पे सर्वाधिक तापमान आका गया था, नापा गया था, 1955 की बात है, सॉरी 1995 की बात है। तापमान गंज बसौदा में नापा गया था
48.9 डिग्री सेल्सियस 1995 में, 1995 की बात है। लेकिन उसके बाद इसका भी रिकॉर्ड टूट गया दोस्तों 2019 में। 2019 में मध्य प्रदेश का सर्वाधिक तापमान छतरपुर जिले के नौगांव में आका गया था। छतरपुर जिले के नौगांव में आका गया था, दर्ज किया गया था 49 डिग्री सेल्सियस, है ना। तो नौगांव छतरपुर में आता है, वो भी तापमान वहाँ पे सर्वाधिक 2019 में हुआ। अगला क्वेश्चन देखिए, फैक्ट देखिए, मध्य प्रदेश का औसत ताप 21 डिग्री सेंटीग्रेड आका गया है। तो मध्य प्रदेश का जो एवरेज तापमान है, टेम्परेचर है, 21 डिग्री है ना। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश में सभी स्थानों पर दैनिक तापांतर मार्च में, दैनिक तापांतर मार्च में होता है ना। क्वेश्चन कभी पूछा, मध्य प्रदेश में सभी स्थानों पर दैनिक तापांतर यानी दिन में तापांतर, दैनिक तापांतर मार्च में होता है, और औसत ताप कितना है 21 डिग्री। अगला है, मध्य प्रदेश का सबसे कम तापमान शिवपुरी में मापा गया है। तो शिवपुरी में मापा गया है सबसे कम तापमान। क्वेश्चन कभी पूछेगा तो आप वो मत लगा देना, क्या पचमढ़ी मत लगाना, है ना। कहाँ नापा गया? शिवपुरी में मापा गया है, समझ में आएगा। सबसे कम तापमान शिवपुरी में मापा गया है, पचमढ़ी मत लगाना, पचमढ़ी में सर्वाधिक वर्षा होती है ना। शीत ऋतु में अधिकतम सूखा रहता है हमारे मध्य प्रदेश में, शीत ऋतु में अधिकतम सूखा रहता है। मध्य प्रदेश की जलवायु को उष्णकटिबंधीय स्वरूप प्रदान करने के लिए मध्य प्रदेश के मध्य से गुजरने वाली कर्क रेखा उत्तरदायी है। तो मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। तो ये क्यों है? तो मध्य प्रदेश के बीच से कर्क रेखा उत्तरदायी है, कर्क रेखा गुजरती है, इसी कारण मध्य प्रदेश की जो जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। जबकि दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होने वाली वर्षा को मानसूनी जलवायु का स्वरूप प्रदान करती है, जबकि दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होने वाली वर्षा इसे मानसूनी जलवायु का स्वरूप प्रदान करती है। कर्क रेखा के कारण क्या है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है, और दक्षिण पश्चिम मानसून आने के कारण इसको मानसूनी जलवायु है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट फैक्ट देखिए, यानी बॉक्स बना के लिखा हुआ है, इसको समझ लेते हैं। मध्य प्रदेश के जलवायु क्षेत्र देखेंगे एक नजर में। एक नजर में क्यों देखेंगे हम? क्योंकि यहां से क्वेश्चन बन जाता है। जलवायु क्षेत्र दिया हुआ है, इधर साइड में जलवायु की विशेषताएं बताई गई है। इधर हमने पढ़ चुके थे, उसी को फिर से बताया गया है। देखिए, विंध्य पर्वतीय क्षेत्र, जो विंध्य का पर्वतीय क्षेत्र है दोस्तों, ये ग्रीष्म ऋतु कम गर्मी, ग्रीष्म ऋतु में कम गर्मी और शीत ऋतु में साधारण ठंड पड़ती है। यहाँ पे जो विंध्य पर्वतीय क्षेत्र है, ये ग्रीष्म ऋतु में कम गर्मी और शीत ऋतु में साधारण ठंड पड़ती है। अगला बात करेंगे मालवा का पठार की। तो मालवा के पठार में ग्रीष्म ऋतु में सामान्य गर्मी रहती है, ग्रीष्म ऋतु में सामान्य गर्मी और शीत ऋतु में सामान्य ठंडी रहती है। याद रखना है, ऐसा क्वेश्चन बन जाता है ना। ग्रीष्म ऋतु में सामान्य गर्म और शीत ऋतु में सामान्य ठंडी रहती है। बघेलखंड का पठार में ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी और शीत ऋतु में सामान्य ठंड, ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी और शीत ऋतु में सामान्य ठंड रहती है। नर्मदा घाटी क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्मी और शीत ऋतु में साधारण ठंड रहती है। शीत ऋतु में साधारण ठंड रहती है और ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्मी। उत्तर का मैदान की बात करेंगे तो ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी और शीत ऋतु में अधिक ठंड, ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी और शीत ऋतु में अधिक ठंड रहती है उत्तर का मैदान में। तो एक नजर में इसको देख लेना है, जिसमें से ये उत्तर का मैदान वाला इंपॉर्टेंट है ना। अब देखते हैं मध्य प्रदेश की जलवायु को विद्वानों ने इस प्रकार वर्गीकृत किया है। जो विद्वान है जलवायु के बारे में जो बताते हैं, तो मध्य प्रदेश की जलवायु को विद्वानों ने कुछ इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है। तो कौन से इधर साइड में विद्वानों का नाम दिया हुआ है, ये कितने भागों में बांटा गया है वो बताया गया है, यहाँ प्रकार दिया हुआ है और यहाँ आधार दिया हुआ है। तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, तीन विद्वान रहे हैं, इनने क्या क्या बताया हमको याद रखना है। तो विद्वानों का नाम दिया हुआ है, देखिए A.R. सुब्रमण्यम तथा T. श्रीमन नारायण। 1991 में इन्होंने तीन भागों में बांटा मध्य प्रदेश की जलवायु को। क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि A.R. सुब्रमण्यम तथा T. श्रीमन नारायण ने कितने भागों में बांटा है? तो याद रख लो, बिल्कुल तीन भागों में बांटा है। वो प्रकार कौन से? तीन। एक है अर्ध शुष्क अथवा स्टेपी, अर्ध शुष्क अथवा स्टेपी, दूसरा है गर्म शीतोष्ण वर्षा जलवायु और तीसरा है उष्ण कटिबंधीय आर्द्र एवं शुष्क जलवायु। ये तीन प्रकार बताए इन्होंने। ये विद्वान का नाम है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये विद्वान ने कितने भागों में बांटा है? तीन भागों में बांटा है। किस आधार पर बांटा है दोस्तों इन्होंने? तो इन्होंने तापमान एवं वर्षा के वितरण के आधार पर,
तापमान एवं वर्षा के वितरण के आधार पर A.R. सुब्रमण्यम तथा T. श्रीमन नारायण ने 3 भागों में बांटा है और 3 भाग के प्रकार ये लिख रखे हैं। तो क्वेश्चन तो अभी तक के कई बार ऐसा पूछा गया है, कितने भागों में बांटा है, वैज्ञानिक का नाम दिया हुआ था और कितने भागों में बांटा गया है और किस आधार पर, यह पता रहना जरूरी है। प्रसिद्ध वैज्ञानिक कोपेन ने इसे 2 भागों में बांटा है। मध्य प्रदेश की जलवायु को 2 भागों में बांटा है। 2 भाग कौन से? तो उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु और शुष्क शीत मानसूनी जलवायु, 2 प्रकार बताए हैं। और आधार क्या रखे उन्होंने? दक्षिण पश्चिम तथा पश्चिमी भाग। दक्षिण पश्चिम तथा पश्चिमी भाग के कारण कोपेन ने बताया है कि 2 भागों में बांटे मध्य प्रदेश की जलवायु को, है ना। तो कोपेन के अनुसार 2 याद रखना है। कोपेन के अनुसार 2, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कोपेन ने कितने आधार पर बांटा है? 2, है ना। भाग बताएं। थर्नवेट ने 3 भागों में बांटा है। थर्नवेट नाम के एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने 3 भागों में बांटा और बताया। तो पहला इनका प्रकार रहा है तर अल्प आर्द्र जलवायु, दूसरा है शुष्क अल्प आर्द्र जलवायु और तीसरा है अर्ध शुष्क जलवायु। तो यह पूछा जा सकता है, प्रसिद्ध महान वैज्ञानिक थॉर्नथ्वेट ने कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में। इनका आधार क्या था? तापमान, वर्षा और जल संतुलन के आधार पर बांटा इन्होंने। तापमान, वर्षा और जल संतुलन के आधार पर। तो देखिए दोस्तों, अभी तक तो ऐसे ही क्वेश्चन आए हैं, एक बार कितने भागों में बांटा है और कितने क्या भागों में, ऐसे ही पूछे गए हैं पीईबी की एग्जाम में और एमपीपीएससी में, है ना। तो इसको याद रख लेना, बस यहाँ से एमसीक्यू के रूप में आएंगे। तो इस तरीके से हमारा जलवायु वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट होता है। लेकिन ये कुछ नोट है यहाँ पे 4-5, इनको देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, पूछे गए हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु को यूनाला कहते हैं फ्रेंड्स, याद रखना, ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है पूरे। मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु को क्या कहा जाता है? यूनाला कहते हैं। और शीत ऋतु को सियाला कहते हैं। सा से शीत और सा से सियाला, ऐसा सा याद रखना है तो याद आ जाएगा। मध्य प्रदेश में शीत ऋतु को सियाला कहते हैं, वर्षा ऋतु को चौमासा कहते हैं। जो वर्षा ऋतु होती है, वर्षा ऋतु को चौमासा कहा जाता है, और याद रखना ये सब। और मध्य प्रदेश में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को मावट कहते हैं, मावट। शीत ऋतु को सियाला कहते हैं, लेकिन शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को मावट कहते हैं। मध्य प्रदेश का अधिकतम भाग अतितापी वर्ग के अंतर्गत आता है। तो इस तरीके से हमारा जलवायु वाला चैप्टर खत्म हुआ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, नमस्ते, और कमेंट भी किया करें, नेक्स्ट चैप्टर में जल्दी अपलोड करूंगा। धन्यवाद।